नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज़ में। मैं हूं ब्रजेश गोपीनाथ। हमारे देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, अद्भुत सांस्कृतिक विरासत और नेचुरल रिसोर्स के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2002 में सिक्किम के जुड़ने के बाद अब नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स हो गए हैं। इन्हीं में से एक राज्य है नागालैंड। नाम सुनते ही एक रोमांच सा पैदा होता है। नागालैंड में लंबे समय तक इंसर्जेंसी रही, आंतरिक संघर्ष चलता रहा, उग्रवाद रहा, जिसका असर यहाँ के आर्थिक विकास पर भी पड़ा। लेकिन अब वहाँ पर शांति है और उसके बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से ध्यान दिया है तो अब डेवलपमेंट भी तेज़ हुआ है। लेकिन इस राज्य की चुनौतियाँ क्या हैं, स्कोप क्या है, यहाँ के युवाओं के लिए मौके क्या हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम पहुँचे हैं नागालैंड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और रेसिडेंट कमिश्नर श्री ज्योति कलश जी के पास। 30 साल का स्पॉटलेस करियर है उनका। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं ज्योति कलश जी, और ही इज़ द राइट पर्सन टू टेल अस अबाउट नागालैंड। तो आइए चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। लेकिन जानने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें, ज्योति कलश जी ना केवल एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, बल्कि वो एक अभिनेता भी हैं, एक सिंगर भी हैं, एक राइटर भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान, वो भी सीनियर आईएएस ऑफिसर, ये सब कुछ कैसे कर सकता है। और सच बताऊं तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूं। तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं और नागालैंड की खासियत और खूबियां क्या हैं, उसके बारे में भी उनसे बात करते हैं। चलिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टाइगर न्यूज़ सर। सर, सबसे पहले तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको याद कैसे रहा? अरे सर, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और इनफैक्ट मैं आपको फॉलो भी करता रहा हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर, बड़ा एक गज़ब का इत्तेफाक है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का जन्म, 17 दिसंबर 1963 को ज्योति कलश जी का जन्म। एक ही साल में एज अ राज्य नागालैंड का जन्म होता है। अगर 57 सालों की जर्नी की बात करें तो इस नागालैंड राज्य की और ज्योति कलश जी की ब्यूरोक्रेटिक करियर की कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जन्म स्थान और कर्म स्थान हर आदमी का अलग अलग होता है। बहुत लोग अपने जन्म स्थान पर भी अपना कर्म स्थान बनाते हैं, लेकिन हमारे केस में मेरा जन्म स्थान बिहार में छपरा से है, लेकिन मेरा कर्म स्थान नागालैंड है। क्योंकि जब मैं आईएएस की नौकरी में आया तो मुझे नागालैंड का आर्डर मिला, और ये सच में इत्तेफाक की बात है कि नागालैंड का जन्म दिवस 1 दिसंबर है और हमारा 17 दिसंबर है। तो इट्स प्योर कॉन्सिडेंस, लेकिन हाँ, खुशी देती है वो। और हमारी ब्यूरोक्रेटिक करियर स्टार्ट हुई थी नागालैंड से 1990 में, और करीबन 30 साल हो गए। सो इस 30 साल के दौरान नागालैंड के कई ज़िला में मैंने काम किया। उपायुक्त के तौर पर, एसडीएम के तौर पर, कमिश्नर फॉर हायर एजुकेशन, नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सीएमडी, और होम कमिश्नर मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। ये जितनी भी पोस्टिंग्स हमारी हुई है तो नागालैंड को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। क्योंकि एक जनरल धारणा ये है कि नागालैंड पता नहीं है कहाँ, हिंदुस्तान के मानचित्र में कहाँ है ये। और ये मुझे भी एक क्वेश्चन मार्क आया था मेरे दिमाग में कि जब मैं नागालैंड का आर्डर जा रहा था तो एक बार मैं अपने को फेमिलराइज़ करूं, ज़रा परिचित तो हूं कि ये है कहाँ पर। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के शुरू में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, जाने कैसे जाए, वहाँ के लोग कैसे होंगे, सुविधाएं क्या होंगी। तो 1990 का नागालैंड और 2020 का नागालैंड, मेरे इस ब्यूरोक्रेटिक सफ़र में 30 साल में बहुत चेंजेस आए। जिस समय मैं ज्वाइन किया था एक बैकवर्ड स्टेट के रूप में नागालैंड को देखा जाता था, और नागालैंड में
उग्रवाद की समस्या रही है और बहुत इंसर्जेंसी के इश्यूज़ हैं वहाँ पर। धीरे धीरे भारत सरकार ने ये इंसर्जेंसी इश्यूज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। डायलॉग्स हुई, पॉलिटिकल डायलॉग्स चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। और नागालैंड में आज के डेट में पीस है। जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, ये सबसे बड़ा अंतर है। जब मैं ज्वाइन किया था वहाँ इंसर्जेंसी पीक पर थी। आए दिन लोग मारे जाते थे, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता था, कहीं लैंडमाइंस लगती थी, असम राइफल्स के लोग मारे जाते थे, नागा इंसर्जेंट्स ग्रुप्स कई हैं वहाँ पर, उनके लोग मारे जाते थे। तो एक डर का माहौल ज़रूर था। आज के दिन वो डर नहीं है। ये प्रदेश छोटा प्रदेश है, लेकिन बड़ा खूबसूरत प्रदेश है। तो डर वाली चीज़ वो तो ख़त्म हो गई है। सरकार थ्रू इंटरलोक्यूटर बात कर रही है, वहाँ के जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं उनसे बात कर रही है, एंड अदर स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनसे बात कर रही है। मेन तो उनका जो है NSCN-IM, जिसको कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइजैक मोइवा। तो आइजैक साहब तो नहीं रहे, ही पास्ट अवे, एंड मोइवा साहब हैं जो कि स्टीयर करते हैं इस मूवमेंट को। उसी तरह खाफलांग ग्रुप है एंड बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो सरकार सबों से बात कर रही है और एक सहमति बननी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ही बननी चाहिए, क्योंकि 2015 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट भी किया था और एक एग्रीमेंट साइन हुई थी, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट उसको कहा जाता है, और कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया था कि इन सब चीज़ों पर आप लोग एक दूसरे के सहमति पर कुछ विचार करें और ये फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि कंसेंसस बने कि हम क्या चाहते हैं, ग्रुप क्या चाहता है और सरकार क्या सोचती है, सरकार कितना आगे बढ़ सकती है, उनके डिमांड्स क्या है। तो कई बिंदुओं पर बातचीत हुई, कई बिंदुओं पर सहमति बनी और यहाँ तक ये सहमति बन गई थी कि लग रहा था कि अब ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है और नागा पीस अकॉर्ड साइन हो जाएगा। प्रक्रिया अभी भी जारी है। हमारे गवर्नर साहब हैं वहाँ पर और वो इसमें इन्वॉल्व हैं, गृह मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स जो नागालैंड के सिविल सोसाइटीज़ हैं उनसे लोग संपर्क में हैं। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं वार्ता इनकी चल रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही इसका कुछ रिज़ल्ट आएगा। कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जल्दी ही आएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। ये तो रहा कानून व्यवस्था से संबंधित। दूसरा विकास से संबंधित। तो नागालैंड का विकास भी काफ़ी हुआ है। मुझे अच्छे तरह याद है कि जब मैं वहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स नहीं दिखती थी। टिपिकल जो एक हिल स्टेट्स का होता है कि 2 मंजिला 3 मंजिला दिख गया, लेकिन अब जैसे दिल्ली शहर से तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ वहाँ पर भी 5, 6 स्टोरी 7 स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। लोगों के खान पान में बदलाव आ गया है, उनके ड्रेस में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। सोशल मीडिया को लोग इतने फॉलो करते हैं कि अब सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं। आप चाहे आप मोबाइल पर लें, चाहे अपने टीवी पर देखें, तो यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग्स। संसार के दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, चाहे वो फैशन फील्ड हो, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, चाहे कोई इंसर्जेंसी से रिलेटेड इशू हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, चाहे एक हिंदुस्तान के कोने का इलेक्शन हो, हर चीज़ आप देख रहे हैं। तो लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले नागालैंड के लोग जो थे बड़े ट्राइबल इन नेचर थे। वो जो 16 मेजर ट्राइब्स हैं वहाँ पर, तो कुछ ट्राइब्स बहुत ही एडवांस्ड हैं और कुछ ट्राइब्स अभी भी उतने एडवांस नहीं हैं। अभी उसमें सरकार इंटरवेंशन कर रही है उन सब रीजन्स को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो डेवलप्ड है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोहिमा को देखें जो नागालैंड की राजधानी है, दीमापुर को देखें या फिर मोकोकचुंग को देखें, ये सब जो है बड़ा एडवांस्ड है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे ये कहूँगा कि वो किसी भी ज़िला से कम नहीं है। वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और
वहाँ के लड़के लड़कियाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं और दे आर ऑल्सो गेटिंग वेल प्लेस्ड इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। पहले बड़ा सीमित हो जाता था कि वो अपने ही प्रदेश में रहते थे, अब वहाँ से वो फैन आउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जितनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ हैं, हमारे नागा लड़के और लड़कियाँ बहुत एम्प्लॉयड हैं एंड दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल, बहुत अच्छा काम किया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप देखिएगा हमारी नागा फैकल्टीज़ हैं, नर्सेज़ हैं। इवन दुबई में अभी मैंने कुछ दिन पहले एक किसी कंपनी ने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि उनकी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल की जाए ताकि उनको मैं बाहर भेज सकूं। तो ये स्किल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम चल रहा है, सरकार की तरफ से चल रहा है एंड प्राइवेट एजेंसीज़ भी आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनकी जो लेवल ऑफ स्किल थी वो काफ़ी अपग्रेड हो गई है, चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो या फिर हॉस्पिटैलिटी, कोई भी क्षेत्र, एजुकेशन में आप देखिए, सिविल सर्विसेज में लोग आ रहे हैं। पहले बहुत कम आते थे, आज इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जहाँ पर इनकी उपस्थिति नहीं है या इनकी प्रेजेंस नहीं है, हर जगह ये आ गए हैं। दे आर वेरी एडवांस्ड पीपल, मेंटली वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। पहले मुझे बड़ा ख़राब लगता था जब मैं सुनता था अपने नागा बंधुओं से कि जब वो दिल्ली आते थे तो उनको चिंकी कहा जाता था, उनको कहा जाता था चाइनीज़ लगते हैं। लेकिन ये सब चीज़ बदल गई है। दिल्ली पुलिस का एक डिवीज़न है जो नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न है, मंत्रालय, गृह मंत्रालय में एक नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न है, ये सब देखता है। और एज अ प्रिंसिपल रेसिडेंट कमिश्नर ऑफ नागालैंड हाउस दिल्ली, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट आती है, चाहे स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से कोई कंप्लेंट हो या कोई कहीं काम कर रहा हो, वर्किंग प्लेस में अगर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और मेरे संज्ञान में आती है, भी इमीडिएटली टेक एक्शंस। और सारे पुलिस विभाग हो चाहे अदर एजेंसीज़ हैं, दे इमीडिएटली टेक एक्शंस एंड गेट द थिंग सॉर्टेड आउट। सो ये चीज़ जो है ना, इससे क्या है, इन लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और जो लोग कहते थे ये तो मोंगोलाइट दिखते हैं, इनका खान पान कुछ अलग है, ये फिट नहीं करते हैं सोसाइटी में, अब ऐसी बात नहीं रही। दे आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। और रादर मैं तो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों के रेसिडेंट कमिश्नर्स के साथ में मीटिंग करूं और उसमें दिस द फर्स्ट स्टेज। द सेकेंड स्टेज, जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे JNU में पढ़ रहे हैं या कहीं इन अराउंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं, तो उसकी पूरी डेटाबेस हर स्टेट, जो 8 स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, वो बना करके दे, उसको हम लोग कोलेट करें और स्वच्छता अभियान में इन सबों को मैं जोड़ूँ, ताकि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द क्लीनेस्ट ड्राइव इन इंडिया विच हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एक बड़ा अच्छा उससे मैसेज जाता है। और जब मैंने बात किया है, दे आर मोर देन हैप्पी टू डू इट, क्योंकि ये मेहनती लोग हैं, ये चाहते हैं और ये इस चीज़ को हटाना चाहते हैं लोगों के दिमाग से कि आप ऐसा ना सोचें कि हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। तो आपको अच्छा लगेगा ये जान करके कि आज वो सोच बदल गई है, दिल्ली वालों की भी सोच बदल गई है और उनकी भी सोच बदल गई है। दोनों तरफ की सोच बदली है जी, ये बहुत अच्छी बात है और ये आप लोगों की कोशिश है, सरकार की कोशिश है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लंबा दौर एक चला नागालैंड में इंसर्जेंसी का, उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी पड़ा। नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो एरिया है सर, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है मेन स्ट्रीम से कटा रहा। उसके बाद जब कोशिशें शुरू हुई, खासकर वाजपेयी गवर्नमेंट की बात करें तो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया और मोदी सरकार के आने के बाद लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ के तहत काफ़ी तेज़ी आई है। नागालैंड की बात करें, अब वहाँ पर शांति, जैसा कि आपने भी बताया, तो क्या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस है वो अब बढ़ा है पहले से? बिल्कुल बढ़ा है। देखिए, इसकी तो फाउंडेशन स्टोन वाजपेयी जी ने डाली थी और जो नॉर्थ ईस्ट विजन डॉक्यूमेंट बना, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, लुक ईस्ट पॉलिसी आई। इन सब पॉलिसीज़ को अगर आप पढ़ें तो
पूरी एफर्ट, पूरा प्रयास यही है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जाए मेन स्ट्रीम से। केवल मेन स्ट्रीम दिल्ली ही से नहीं कनेक्ट किया जाए, बल्कि नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कनेक्ट किया जाए। इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस है, जिसमें टूरिज़्म है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वहाँ से इंपोर्ट भी हो रहा है, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इतनी पोटेंशियलिटी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिमांड बाहर है। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको बताता हूँ, मेडिसिनल जो हर्ब्स हैं, जो नेचुरल हैं, वो बहुत हैं वहाँ पर। अगर आप देखें वहाँ की जिंजर, अदरक, नागालैंड की इतनी अच्छी क्वालिटी की जिंजर है। वहाँ का पाइनएप्पल द बेस्ट इन द कंट्री, उससे बढ़िया पाइनएप्पल तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, इतना बढ़िया पाइनएप्पल है। मैं आपको बताऊं कि जब आप दीमापुर से कोहिमा जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है मेट्सीफिमा। आपकी गाड़ी निकलती है तो दोनों साइड पाइनएप्पल्स लेकर के वो बेचते हैं रोड के किनारे, और उनके बैकयार्ड में उनकी फील्ड पाइनएप्पल कल्टीवेशन होता है। पूरी पाइनएप्पल की महक सड़क में कम से कम नहीं तो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक वो महक चलती रहेगी, इतना सुगंधित। एंड इट इज़ सेलिब्रेटिंग, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट, बहुत ही बढ़िया टेस्ट। तो पाइनएप्पल एक आइटम हुआ। ऑरेंजेस, मोकोकचुंग की छोटे साइज़ की ऑरेंजेस इतनी मीठी। राजा मिर्चा, विच इज़ कॉल्ड द शार्पेस्ट चिली इन द वर्ल्ड, गिनीज बुक ऑफ, हाँ, घोस्ट पेपर भी बोलते हैं। घोस्ट पेपर तो अलग चीज़ है, ये राजा मिर्चा है। इट्स अ चिली, इट्स रेड इन कलर, छोटे साइज़ की होती है और बहुत ही तीखी होती है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है इसका तीखापन। पोटेंशियलिटी बहुत है। बैम्बू मिशन वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। तो बैम्बू मिशन में क्या है कि अभी ताइवान गवर्नमेंट के साथ भी नागालैंड सरकार आपस में एक जॉइंट कोलैबोरेशन करके बैम्बू कल्टीवेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी स्कोप बहुत है। इसकी बैम्बू की, अब बैम्बू शूट खाते भी हैं। अब बैम्बू के साथ साथ जो है उसको कागज़ बनाने में फैक्ट्रीज़ उसको इस्तेमाल करती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बैम्बू से, आपके फर्नीचर बनते हैं, तो पोटेंशियलिटी बहुत है बैम्बू की। तो बैम्बू मिशन प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। उसी तरह हनी मिशन प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ का मध या वहाँ की शहद जो है बेहतरीन शहद है। तो ये सब चीज़ कभी प्रमोट नहीं हुई, अब ये लार्ज स्केल में प्रमोशन हो रहा है। नागालैंड एग्रेरियन सोसाइटी है, कृषि प्रधान। तो अब 80% तो वहाँ पर कृषि ही है। तो कृषि में जब तक अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। तो उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल इजराइल के साथ गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने अभी बातचीत स्टार्ट किया है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी को लाया जाए फार्मिंग के लिए, कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह पिसीकल्चर, जो मछलियों का उत्पादन होता है, उसकी फार्मिंग की मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें भारत सरकार बहुत योगदान देती है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। पिगरी एंड पोल्ट्री, अगेन इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिशनल बिजनेस इन नागालैंड, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ आ रहे हैं। उसी तरह गारमेंट्स में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे इंटरवेंशंस उन्हें सरकार फंड देती हैं, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो इसको कहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो 90% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल की तरफ से होता है और 10% अपने स्टेट जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और योजनाएं जो हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती है। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कंस्ट्रक्शन, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि दीमापुर से कोहिमा 74 किलोमीटर्स है। वाजपेयी साहब जब आए हुए थे 2003 की बात है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, और उस अनाउंसमेंट में ये था कि जो 4 लेनिंग करने की, जो दीमापुर से कोहिमा की जो सड़क है डबल लेन है, उसको वाइड करके 4 लेन में कन्वर्ट किया जाए, और उस पर ज़बरदस्त काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद क्योंकि एक बार आपकी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो टूरिज़्म बढ़ जाता है, आपकी इकॉनमी को बहुत इम्पैक्ट करता है, वो इकॉनमी आपकी बढ़ जाती है और सौंदर्यता बढ़ जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल ये मेजर वर्क वहाँ चल रहा है,
वाइडनिंग वर्क, उसी तरह दूसरे ज़िलों में भी और भी ज़िला है वहाँ पर ट्रांस नेशनल हाईवे एक प्रोजेक्ट है, बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके भी फाउंडेशन स्टोन ले की गई है। तो ये सब चीज़ें ये आप समझिए कि वॉर स्केल पर चल रही है और ये सब चीज़ एक बार हो जाती है तो नेचुरल डेवलपमेंट और भी इम्प्रूव करेगी। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं लकी हूँ दैट वे कि मुझे 2 बार पार्टिसिपेट करने के लिए आशान इंडिया कार रैली में मौका मिला। जो आपने नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कही, उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारी जो टूर थी, जो रैली की जो होल आइटिनरी थी, वो गुवाहाटी से हम लोग अप टू इंडोनेशिया गए थे, 9 कंट्रीज़ को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को कवर करते हुए। उसमें यही देखना था कि रोड कहाँ तक जाता है और जहाँ रोड ख़त्म हो जाती है फिर आप फेरी से दूसरी तरफ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार ये रोड की कनेक्टिविटी आ जाती है तो बैंकॉक कोहिमा से बस 1 रात की दूरी, शाम में बैठिए नेक्स्ट मॉर्निंग जो आता है। कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, आपके डोर स्टेप पर है म्यांमार। रोड बहुत ज़बरदस्त बनी है। म्यांमार साइड से रोड की कनेक्टिविटी इंडिया साइड, और इंडिया से कनेक्टिविटी जो हो चल रही है, जिसका काम चल रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, ये पूरा ये डेवलप हो जाएगा तो इतना बढ़िया ये ट्रेड रूट होगा। कभी हुआ करता था लेकिन किसी वजह से वहाँ पर भी म्यांमार में भी मिलिट्री जुंटा थी तो इतना आसान नहीं था और प्लस डिफ़िकल्ट टेरेन था। बट आज के डेट में मैं बताऊं, हमारे 2 एक्सपीरियंस यही कह रहे हैं कि अच्छी सड़कें हो गई हैं, अच्छी कनेक्टिविटी हो गई हैं और उसके अलावा एयर कनेक्टिविटी पर फोकस है। गुवाहाटी इज़ नाउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप सीधे गुवाहाटी से उड़े और बैंकॉक पहुंच रहे हैं। फ्यूचर प्रोग्राम है। नागालैंड शायद एकमात्र स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहां पर अभी भी स्टेट कैपिटल में एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अभी सर्वे कराया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे टीम भेजा था, सर्वे कराया गया है और वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की बात काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। एक बार वो बन जाएगा तो फिर कोहिमा से यू कैन गो स्ट्रेट टू बैंकॉक, यू कैन स्ट्रेट गो टू यांगून, यू कैन गो टू मांडले। ये सारी जो है ये इंटरनेशनल रूट्स खुल जाएंगी। उसी तरह दीमापुर की भी बात चल रही है कि इसको भी कनेक्ट किया जाए। तो फ्यूचर पोटेंशियल तो बहुत है। हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये हो, लेकिन हाँ इसमें जिसको कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, इसमें राज्य सरकार, भारत सरकार और जो और स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो डोनर्स हैं, जो पैसा दे रहे हैं, सब अगर मिल के काम करें तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा और ये इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी होगी। आपने बताया कि बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, हमें तो जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम। मैं ये कह रहा था कि टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है जी। और जैसे कि आपने बताया कि अब रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, एयर कनेक्टिविटी पर सरकार ध्यान दे रही है। टूरिज़्म के लिए क्या कुछ खास प्लानिंग है सरकार की तरफ से? 2 तरह की प्लानिंग है, 2 स्टेजेस। एक स्टेज है राज्य सरकार की प्लानिंग, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं निफ्यू रियो। हमारे सीएम सर इज़ अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन और बड़ा ही मतलब वो प्रमोट करते हैं टूरिज़्म को। उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो उनकी एक ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को कंसीव किया था और इतनी पॉपुलर वो फेस्टिवल हो गई है आज की डेट में। अब इस साल क्या है ना, अब तो सारा चीज़ वर्चुअल हो रहा है। जब कोरोना के पहले ये फेस्टिवल हर साल दिसंबर 1 से दिसंबर 10 इसकी फ़िक्स डेट्स है, इस पीरियड में ये मनाई जाती है। मैसिव रिस्पांस होता था, सारी वहाँ की होटल्स, रिसोर्ट सारे सोल्ड आउट हो जाते थे मई महीने में। डिफ़िकल्ट टू गेट इवन प्लेसेस इन होम स्टे, इतना ह्यूज रिस्पांस हुआ करता था। तो चिज़ामा एक जगह है कोहिमा डाउनटाउन एरिया से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसको हेरिटेज विलेज डिक्लेयर किया गया और वहाँ पर इट्स अ शो केसिंग ऑफ ऑल द 16 मेजर ट्राइब्स, कैसे वो रहते थे, कैसे वो खाते थे, क्या पहनते थे, उनके लोकल स्पोर्ट्स क्या होते थे
वो कैसे अपने को इंटरटेन करते थे, और उनके जो ट्रेडिशनल शॉल्स हैं, जैसे हर ट्राइब का एक शॉल है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग, आप उस शॉल को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये अंगामी ट्राइब को बिलोंग करता है या आओ ट्राइब को बिलोंग करता है या लोथा को बिलोंग करता है या सेमा को बिलोंग करता है. यू कैन मेक आउट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द शॉल एंड द कलर ऑफ द शॉल. सो वाइब्रेंट कलर्स, सो गुड कलर्स एंड आज के डेट में तो इतनी इम्प्रोवाइजेशन हो गई है. पहले शॉल्स थोड़ी हेवी हुआ करती थी, आज वो लाइट हो गई. शॉल्स के जो डिज़ाइंस हैं वही मेंटेन किए हैं, बट और भी डिज़ाइंस आ गए. 16 मेजर ट्राइब्स के तो अपने हैं ही ट्रेडिशनल शॉल्स, पर उसके अलावा भी बहुत सारे नए पैटर्न्स आ गए, नए डिज़ाइंस आ गए, जिसकी ह्यूज डिमांड हो गई है. अब वहाँ का वेस्ट, वहाँ का कोट, वहाँ का स्टोल, वहाँ की जो लेडीज़ पहनती मेखला, वो सब अब सब इम्प्रोवाइज्ड हो गया है. ट्रेडिशनल तो हैं ही, बट इसके अलावा इम्प्रोवाइज्ड स्टॉक भी हो गया है और बहुत ज़्यादा डिमांड है. नागालैंड फेमस है फैशन शोज़ के लिए. हर ज़िला में फ़ैशन शो होता है और नागालैंड फैशन शो, मिस नागालैंड जो होती हैं, वो जब हॉर्नबिल फेस्टिवल जब होता है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है वो. यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट फैशन शो. इट्स नो लेस दैन एनी बॉलीवुड, और even it can be compared with certain fashion shows of Hollywood. They are so good shows. They are born singers, they are born guitarists. इतना बढ़िया गाते हैं और एक तो अंग्रेज़ी बोलते हैं. They are very comfortable with English. And so आपकी conversation is not an issue. अगर आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी में आप इंटरेक्ट कर लीजिए, सारी बात आप समझ सकते हो. और जो वहाँ की लोकल, जिसको लिंगुआ फ्रेंका कहते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज है, नागमीज़ कहते हैं, इट इज़ वेरी क्लोज टू असामी, बंगाली, उड़िया मिक्स्ड. और अगर आप शब्द भूल जाते हैं तो हिंदी के शब्द उसमें लगा दीजिए तो बातें समझ में आ जाती है और आप अपनी बात समझा देते हैं. टूरिज़म पोटेंशियल बहुत है, कई लोकेशंस हैं वहाँ पर. अब थोड़ा बहुत मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे पास कई प्रोड्यूसर्स आते हैं. दे वांट टू शूट मूवीज़ इन नागालैंड. पहले ये डर होता था कि वहाँ जाएं तो पहले जाए तो कैसे जाए, क्या कनेक्टिविटी है, लोकेशंस क्या है, लोग को मालूम नहीं है. इतने खूबसूरत लोकेशंस हैं कि विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ, एक से एक फॉल्स, एक से एक ब्यूटीफुल जंगल्स और एक से एक पिक्चरस्क लोकेशंस. हर चीज़ है वहाँ पर, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी हम लोग पीछे हैं, जिसके ऊपर राज्य सरकार बहुत ज़्यादा फोकस की हुई है कि हर जगह होटल बने, हर जगह अच्छी होम स्टे बने, ताकि अगर कोई शूटिंग के लिए भी आता है तो उसको एक कंफर्टेबल स्टे मिले वहाँ पर. तो हमारी पूरी प्रयास है. हमने अपने मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था और हमारे जो कमिश्नर हैं टूरिज़्म, उनसे भी मैंने बात किया था कि इसको हम लोग एक नए तरीके से प्लान आउट करें, ताकि एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हो वहाँ पर, और टूरिस्ट अगर जाता है तो केवल शूटिंग करने ही नहीं जाता है, वो देखना भी चाहता है कि क्या क्या है वहाँ पर, तो क्या क्या वहाँ पर डेवलप किया जा सकता है. जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि गोल्फ ग्राउंड जो है क्लोज टू दीमापुर वहाँ पर बनाया जाए. और वी आर टॉकिंग अबाउट द 18 होल्स इज़ अ बिग प्रोजेक्ट, जिसमें विदेश में और यहाँ पर भी जो एक्सपर्टीज़ है उसको इन्वॉल्व करके एक बढ़िया गोल्फ ग्राउंड बनाया जाए. तो प्लस पैराग्लाइडिंग वो तो ऑलरेडी है. देन वी हैव टूरिस्ट विलेजेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की योजना है, जिसमें आप टूरिज़्म सर्किट को आप डेवलप करते हैं और उसमें आपकी हेरिटेज साइट्स भी आती है. वो एक इट्स लाइक अ सर्किट. सो विलेज टूरिज़्म को प्रमोट करता है वो. विलेज में वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो और क्या क्या वहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि लोग अट्रैक्टेड हो वहाँ जाने के लिए. रोपवे की बात चल रही है कि वहाँ पर रोपवे को ए पॉइंट से बी पॉइंट कनेक्ट किया जाए ताकि लोग इंटरटेन्ड हों वहाँ पर. एंड देन द म्यूज़िकल शोज़. So this is how government is planning, and Ministry of Tourism is giving lot of support to the state government, especially for this village tourism. लिटरेसी रेट सर 80% के ऊपर जी. और अगर 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो अबव 75% वोटर टर्नआउट दिखाता है कि
जनता वाकई काफ़ी जागरूक है। जैसे कि आपने बताया कि यूथ तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है स्टेट में ही अगर हम बात करें? जैसे कि आपने कहा कि उनको माइग्रेट भी करना पड़ रहा है बाहर, तो जाहिर सी बात है वहाँ बहुत ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सरकार क्या इस ओर ध्यान दे रही है कि वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ पाए, इंडस्ट्रीज़ आ पाएँ? जी, प्रोग्राम तो चल ही रही है। एंड इसमें क्या है कि वहाँ के यूथ जो हैं नाउ दे आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज। पहले भी जाते थे, अब ज़्यादा कंपटीशन आ गई है। अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ वहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था वो गुवाहाटी, और आज भी है गुवाहाटी। इट इज़ प्लेन एरिया, वेरी वेल कनेक्टेड, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस है दिल्ली कलकत्ता जाने के लिए। फ्लाइट्स आर ग्रेट इन नंबर, एवरीडे कनेक्टिविटी इज़ देयर, विच इज़ नॉट सो इन केस ऑफ नागालैंड। लेकिन नागालैंड में नागा यूथ्स के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी क्रिएट सरकार ने की हैं। अपॉर्चुनिटीज़ चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो टूरिज़्म में हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत मिला है। स्किल डेवलपमेंट जो अपना नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उसी तरह स्टेट में उन सेंटर ने सेटअप किया है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। वहाँ पर इनकी स्किलिंग को इम्प्रूव करने के लिए बाज़ाब्ता कोचिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद जब इनकी अपग्रेडेशन ऑफ स्किल होती है, तो चाहे तो आप प्रदेश में काम करें या नॉर्थ ईस्ट में जाके काम करें, या फिर आप अपने प्रदेश से बाहर निकले, नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकले, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं काम करने के लिए। आप चाहिए, चाहे विदेश चाहिए, चाहे अपने देश के किसी भी। अब आपको मैं बताऊं कि केरला में लास्ट डे में गया हुआ था कोरोना के पहले, मैं अवाक हो गया था देख करके कि नागा लड़कियां इतनी हैं वहाँ पर जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उसी तरह मैंने अपनी बात दोहरा रहा हूँ, हेल्थ सेक्टर में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे आर वेरी कमिटेड एंड दे आर वेरी फ्रेंडली बाय नेचर। ये नहीं है कि आप नॉन नागा हैं तो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, ऐसी बात नहीं है। एक तो क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी में एक जो सबसे खासियत होती है कि इट्स वेरी फ्रेंडली। चाहे वो एजुकेशन में हो, पढ़ाने के लिए वो कुछ न कुछ उनकी योजनाएं चलती ही रहती हैं। दैट्स वाई लिटरेसी रेट पर जो आपने कमेंट किया, वाई लिटरेसी रेट इज़ सो हाई, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मिशनरी एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो ये दोनों का जो सामंजस्य है, तो नेचुरली ये बढ़ता है। केरला में क्या हुआ, वहाँ पर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी आप देखिए, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो लिटरेसी में बहुत, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। वो प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो वही चीज़ आप देखिए वहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखिए, तो लिटरेसी रेट बहुत हाई है। हाँ, एक एडवांटेज ज़रूर है कि हाँ अंग्रेज़ी लोग ज़्यादा बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हमारे जितने काम होते हैं सब अंग्रेज़ी में होते हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी नागालैंड हाउस में जो लोग आते हैं कहने के लिए कि आपके यहाँ से मुझे यंगस्टर्स चाहिए कंपनी में काम करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, सो विच इज़ वन बिग एडवांटेज विद देम। एक सर और नागालैंड से जुड़ा सवाल, उसके बाद मैं कुछ निजी सवाल आपसे करूँगा। मोदी सरकार के आने के बाद नागालैंड का डेवलपमेंट कैसे तेज़ी से बढ़ा? और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, वाटर रिसोर्स के मामले में नागालैंड मतलब अबंडेंट वाटर रिसोर्स जैसा कि मुझे पता है, लेकिन स्टिल नागालैंड इज़ परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटसाइड। व्हाई इज़ दिस सो? मतलब ये हाइड्रो पावर जनरेशन पे सरकार ने क्या पहले ध्यान नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो क्या अब दिया जा रहा है? देखिए, पहले टैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कम थी। नागालैंड क्या था, एक समय पार्ट ऑफ असम था। असम वॉज द स्टेट, जब ये अलग हुआ, एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ 1963 में 1 दिसंबर को, तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। असम शुरू से ही एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था, बड़ा स्टेट हुआ करता था, इतने छोटे छोटे राज्य उसके हिस्से हुआ करते थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाता था, नेफा। जब ये छोटे छोटे स्टेट्स बने तो नेचुरली गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस हुआ,
हर चीज़ तो शुरुआत की गई, जो शुरुआत की गई तो हर चीज़ का एक जेस्टेशन टाइम होता है। बहुत लोग डर के मारे नहीं आते थे शुरू में। अब मानिए पावर जनरेशन है, उस समय इंसर्जेंसी वॉज एन इशू। अब क्या हो रहा है कि अब माहौल इतना बढ़िया हो गया है पहले के मुकाबले में कि लोग बाहर वाली कंपनीज, साउथ इंडिया के कंपनीज इतने ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप देखें पावर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो जितनी टेक्निकल कंपनीज हैं सब हैदराबाद की हैं, तमिलनाडु की हैं ज़्यादातर। तो लोग का आना शुरू हुआ, पहले ये चीज़ नहीं था। तो जब एक बार आपकी एग्रीमेंट हो गई किसी स्टेट के साथ पावर परचेज़ करने के लिए, चाहे वो आसाम हो चाहे मणिपुर हो, जहाँ एक्स्ट्रा पावर है, तो उससे लोग लेते थे। अब है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स भी आ गए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देखिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब चीज़ वहाँ इंट्रोड्यूस हो गए हैं। हर घर में आपको लाइट दिखेगा। तो विंड एनर्जी इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, वहाँ पर सोलर एनर्जी से काम हो रहा है। पावर सेक्टर में जो वहाँ का दोयांग मेन पावर प्रोजेक्ट है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तो हम लोग उस डायरेक्शन में हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, और यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी फोकस है कि आत्मनिर्भर हो, हर स्टेट, हर राज्य आत्मनिर्भर रहे। तो आत्मनिर्भर कैसे रहेगा? जब तक कि आप सेल्फ प्रोड्यूसिंग ना हो, आप अपने डिमांड को फुलफ़िल करें। आपकी जो भी डिमांड है, अगर थोड़ी उसमें शॉर्टफॉल है, देन डेफिनेटली देयर इज़ ओपन मार्केट। आप कहीं से ले सकते हैं, चाहे एनर्जी हो चाहे कुछ भी हो अपने कंजम्पशन के लिए। तो हम लोग वो उस गैप को रिड्यूस कर रहे हैं, एंड द होल फोकस इज़ ऑन दैट कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। तो योजनाओं में नागालैंड को प्राथमिकता दी गई है, और चाहे वो पावर सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो। हमारे नागालैंड में कोल की प्रोडक्शन होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC जो है वहाँ ऑपरेट उसने किया, तो तेल निकाला गया। तो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। तो धीरे धीरे तो इसके ऊपर काम चल ही रहा है। लेकिन हाँ, एक पीरियड था जिस समय देयर वाज स्लो डाउन in the entire exercise because of movement and because of various other factors. But now people have realized that this state should come up. It should be, going parallel with any developed state. And मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ही जिस ढंग से वहाँ काम चल रहा है, राज्य सरकार काम कर रही है, अच्छे नेतृत्व में काम कर रही है, we will certainly achieve our target. जी, नागालैंड तेज़ी से विकास कर रहा है। सर, 30 साल का आपका इतना लंबा करियर रहा है, स्पॉटलेस करियर रहा है, बहुत ही डैशिंग आप IAS ऑफिसर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमें ये भी जानकारी है कि आपके कुछ और भी हॉबीज़ हैं, शौक़ हैं। एज एन एक्टर यू आर अ नोन फेस इन बॉलीवुड। बहुत अच्छे सिंगर आप हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं आप। हमारे दर्शक और मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि ये सब आप कर कैसे लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज़ कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरों और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।